राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने हालिया बयान उनका सामने आया है, जिसमें उन्होंने संजय राउत के बयान से असहमति जाहिर की है। आपको बता दें कि शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत के दुश्मन की आंत निकालने वाले बयान पर अपनी असहमति उनकी तरफ से प्रकट की गई है। राउत ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए मराठी शब्द कोठाला, जिसे आंत कहा जाता है, उसका प्रयोग किया था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पहले शिवसेना की सहयोगी रह चुकी है। पवार ने इस बयान पर नाराजगी जताते हुए उपनगरीय गोरेगांव में दिवंगत समाजवादी नेता मृणाल गौर के नाम खोली गई आर्ट गैलरी के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि पहले कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करता था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब मृणाल ताई महाराष्ट्र विधानसभा की में विपक्ष की नेता होती थी, तब मैंने उनकी कड़ी आलोचना का सामना किया है, लेकिन सत्र के समापन के बाद हम अपने मतभेदों को दरकिनार कर देते थे। हम राज्य के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर आपस में चर्चा करते थे, लेकिन उन दिनों कोई भी कोठाला जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता था। आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हाल ही में अलंकारिक रूप से मराठी शब्द कोठाला, जिसे हिंदी में आंत कहा जाएगा, उसका इस्तेमाल किया था। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपने के भाजपा के आरोप का खंडन करते हुए ऐसा कहा था। पवार के करीबी माने जाने वाले राउत ने कहा था कि शिवसेना में पीठ पर छुरा नहीं घोंपती है, वह सामने से वार करती है और दुश्मन की आंतें निकाल लेती है। तो आपको बता दें कि शरद पवार की तरफ से सीधी तौर पर इस पर ऐतराज जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि पहले कभी कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता था कोठाला का, क्योंकि यहाँ पर जो पर्याय निकला है वो आंत है, मराठी में इसको कोठाला बोलते हैं। आपको याद होगा कि संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि शिवसेना की आदत पीठ पर छुरा भोंकने की नहीं है, वो सामने से लड़ती है और दुश्मनों की आंतें निकाल लेती हैं। जिस पर शरद पवार, क्योंकि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं और एक लंबे दौर से सियासत के चाणक्य उन्हें माना जाता है। सियासत के चाणक्य होने के नाते वो बहुत बखूबी जानते हैं कि शब्दों का चयन सियासत में होना क्या चाहिए। उसी पर को लेकर के उन्होंने जवाब भी दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस प्रकार के शब्दों का स्थान राजनीति में नहीं होना चाहिए। आलोचनाएं हो सकती हैं, आपके सत्र के अंदर आपकी आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन उस सत्र के समापन के बाद वो आलोचनाएं वही समाप्त हो जानी चाहिए, वो बातें वही समाप्त हो जानी चाहिए और वो मनभेद में तब्दील ना हो। मतभेद होना सियासत में एक अच्छी बात है, लेकिन मनभेद हो जाना एक कहीं ना कहीं खटक जाता है। लेकिन इस समय अगर आप एक क्रम देखें, महाराष्ट्र का देख लीजिए, हालिया उदाहरण आपका पंजाब इस समय है, राजस्थान की समान रूप से तस्वीर सामने आ रही है और हर जगह लगातार जहां सरकारें हैं वहां सरकारों में यही तस्वीर सामने आ रही है कि सरकार जिनकी बनी हुई है उन्हीं के अंदर जो है मतभेद बना हुआ है। इसीलिए इसको आज जो है सियासी कलह नाम दिया गया, क्योंकि देखिए सियासत में सत्ता किसी के भी हाथ हो, लेकिन कलह मची हुई है। जिस तरीके से संजय राउत के बयान की अगर आप बात करें, शरद पवार ने उसका खंडन किया, सहमति जाहिर की, जबकि बिल्कुल घटक दल के तौर पर साथ में काम कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी सरकार, यानी कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, ये तीन दलों ने मिलकर के अपने आप को महाविकास अघाड़ी सरकार बनाया और उसके बावजूद एक दूसरे के मतों पर असहमति जो है बिल्कुल खुलकर सामने आ रही है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आरपी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले आरपी उपाध्याय जी मैं आपके साथ पास आना चाहूंगी, क्योंकि सियासत को एक लंबे दौर से आप कवर कर रहे हैं, राजनीति में कौन से फैसले क्यों लिए जाते हैं इसको बहुत बखूबी समझते हैं। अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, पंजाब की तस्वीरें कल सबके सामने आई, ये तस्वीरें बता रही है कि सत्ता की कुर्सी पर अब एक साथ तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो मनभेद के साथ बैठे हुए हैं, उनमें नाराजगियां हैं। जिस तरीके से संजय राउत ने भी हालिया बयान दिया था कि शिवसेना की आदत पीठ पे छुरा भोंकने की नहीं है, हम सामने से लड़ते हैं और आंतें निकाल लेते हैं दुश्मनों की। इस पर शरद पवार से जब पूछा गया तो उन्होंने सीधा कहा कि इस तरीके की भाषा का उपयोग ना हम करते थे ना करते हैं और ये उपयोग होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्र के अंदर आलोचनाएं मैंने बहुत सुनी है अपनी, लेकिन कभी उसको बाहर आकर के डिस्कस नहीं किया गया, हमने जन कल्याण के मुद्दों पर जरूर चर्चा की है। देखिए काव्या, ये जो राजनीति का दौर चल रहा है बहुत क्रिटिकल दौर में इसको मानता हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतभेद नहीं होते थे, एक पर्सनल दुश्मनी टाइप नजर आने लगी ना। तो जब से राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है,
राजनीति को व्यवसाय की तरह से जब तक लोगों ने करना किया है, तो इस तरह की सिचुएशन देखने में सामने आ रही है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो महाराष्ट्र है। और देखिए परिस्थितियां भी कुछ अजीब है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, देखिए सेना के पास ऑप्शन है कि भाई इधर अगर कोई प्रॉब्लम होती है बीजेपी के पास जा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। उधर इन सब चीजों को एनसीपी भी समझती है, कांग्रेस भी समझती है, भी दोनों विकल्प खुले हुए हैं शिवसेना के पास, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहां इस तरह के बयान आना और फिर इस तरीके से शरद पवार का रिएक्ट करना, ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि सब कुछ सहज नहीं है, बहुत कुछ असहज चल रहा है। और वो इतना असहज चल रहा है, कब क्या होगा कुछ नहीं पता। कल अगर हम देखें मान लीजिए पंजाब की राजनीति में, तो किसी को पता था अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देंगे। और पीछे की बात करूं तो भी लग रहा था, एक अच्छा सर्वे आ रहे थे कि भी कांग्रेस पंजाब में रिपीट कर सकती है, लेकिन कांग्रेस का आला कमान का फैसला कि भी सिद्धू को वहां जिस तरीके से लेके आना, तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से घटित हो रही हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल होती चली जा रही है। कहीं पहले होता था नहीं, मेरी विचारधारा है, मैं अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करता। आज विचारधारा सेकेंडरी हो गई है। आज ये देखा जा रहा है मुझे फायदा कहाँ है, मेरा फायदा किस चीज में है, मतलब फायदा। और फायदा व्यापार नहीं है राजनीति, लेकिन राजनीति का व्यापारीकरण हुआ है, इसे आप नकार नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कमाना, ज्यादा से ज्यादा सत्ता का बेनिफिट उठाना, जब इस तरह की प्रवृत्ति राजनीतिक लोगों में आ जाएगी। अभी बंगाल में हम देख रहे हैं कि भी अभी जो कांग्रेस में थे टीएमसी में चले गए, अभी जो बीजेपी में थे वो टीएमसी में चले गए, और एक दौर तक टीएमसी के बहुत सारे बीजेपी में जा रहे थे। तो ये संक्रमण का दौर है। इस संक्रमण के दौर में इस तरह की भाषा का अमर्यादित भाषा, अमर्यादित विचार, ये सब चीजें जो आ रही हैं, वो अनसर्टेनिटी सबके दिमाग में है। क्या होगा, कुछ ऐसा न हो जाए, कुछ वैसा न हो जाए। उसी तरीके के बयान भी आ रहे हैं। संजय राउत कुछ कहते हैं, उधर पवार साहब हैं वो अपने तरीके से। हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि पहले ये होता था, मतभेद नहीं हो सकते, सत्ता है आज आपके पास है, कल मेरे पास होगी, सत्ताएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन आपसी व्यवहार जो होता था वो मृदुल होता था, यानी आपस में वार्तालाप होता था। तो ये नहीं है कि भी संसद में आपने ये कहा, आपकी विचारधारा ये है, ठीक है, तो आगे तक खींच के चली जा रही है। यकीनन बड़ी अहम बात आरपी उपाध्याय जी आपने कही। मैं सर्वेश्वर जी के पास जाना चाहूंगी। सर्वेश्वर जी, क्या भविष्य होगा सियासत का, क्योंकि अब मतभेद से ज्यादा मनभेद चल रहे हैं और मनभेद का हल नहीं होता। मतभेद पर चर्चा की जा सकती है, वाद विवाद किया जा सकता है और उसके बाद किसी न किसी जन कल्याणकारी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की सियासत इस समय देश में देखने को मिल रही है, जो स्तर अब राजनीति का हो चुका है, ये बड़ा चिंता का विषय है। क्या इसका आगामी परिणाम देखने को मिलेगा? देखिए काव्या जी, सबसे पहली बात है कि इस तरह की बयानबाजी अगर आप देखें तो पूर्व काल में भी उन पार्टियों में ज्यादातर हो रही है। ऐसे ग्रांड ओल्ड पार्टी कांग्रेस भी है, तो उसके जो बूढ़े से बूढ़े नेता हैं वो भी मतलब गलत बयानबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो उसमें राहुल गांधी जी का भी नाम है। और मैं उन पार्टियों की बात कर रहा हूं जो रीजनल पार्टियां हैं। रीजनल पार्टियों से आप देखेंगे कि वो अमर्यादित भाषा का पलक झपकते उपयोग करते हैं। उन्हें जरा भी संशय नहीं होता कि अगर आपके साथी भी हैं या कोई विपक्ष का नेता ही है तो आप उससे, ठीक है, विधानसभा में नोक झोंक तीखा टिप्पणी होती है, लेकिन बाहर में आके ऐसे अमर्यादित भाषा बोलना या देना या फिर मीडिया का अटेंशन क्रिएट करना, ये उन पार्टियों में ज्यादातर देखा गया है जो क्षेत्रीय राजनीति में उभर के आए हैं और अपने आप को कहने लगे हैं कि हम इन मतलब जो जनता के असली मददगार है, असली रहनुमा है, हम ही इनके मतलब सर्वे सर्वा हैं। उसमें दो चीज अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय पार्टी में, ऐसे तो नेशनल पार्टी में भी ये चीज बहुत व्याप्त है, लेकिन
इन क्षत्रिय पार्टी में देखेंगे तो एक तो कम पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे वो आपराधिक छवि के ज्यादा हैं। तो पहले क्या होता था, राजनेता आपस में विधानसभा हो चाहे संसद में हो आपस में लड़ते थे, वहां तीखा टिप्पणी होती थी, लेकिन बाद में एक अलग माहौल रहता था। जैसे ही विधानसभा भवन से निकले या संसद के भवन से निकले, तो ये चीज अब रह नहीं गई है। इसलिए नहीं रह गई है कि भाषा जो ये संजय राउत की अगर मैं बात करती हूँ, संजय राउत की मैं बात करती हूँ, अशिक्षित नहीं है वो, सिर्फ सेना के मुख्य पत्र सामना के संपादक लिखते हैं, वो संपादकीय लिखने वाले हैं, संपादक है वो। अशिक्षित होते तो फिर भाषा की बात ही अलग हो जाती, लेकिन संजय राउत की जो भाषा इस समय आ रही है वो यकीनन बड़ी हतप्रभ करने वाली है। सामना का एक संपादक अगर ऐसे बयानबाजी देगा तो उस पेपर का स्तर क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। और ये संजय राउत के मुंह से पहली बार ऐसे बयान नहीं आए हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए बात से कह रही हूँ कि जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो संजय राउत अशिक्षित व्यक्तियों में से नहीं है। ऐसे बयान अगर कोई भी देता है किसी भी पार्टी का तो उसे असभ्य और शिक्षित ही माना जाएगा, चाहे वो पीएचडी ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पेपर का संपादक ही क्यों ना हो। आप इस बात को समझिए, मेरा जो बात है कहने का तात्पर्य उस तरफ से है, ना कि वो बीए ग्रेजुएट है या आप डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप बौद्धिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, आप बौद्धिक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि बौद्धिक ज्ञान की कमी है, सामाजिक ज्ञान की कमी है। आरबी उपाध्याय जी, ये सामाजिक ज्ञान की कमी जो है ये हमको सदन की कार्रवाई में भी दिख रही है, हमको सड़कों पर भी दिखाई दे रही है, सत्र की कार्रवाई में भी दिखाई दे रही है और बयानबाजी में भी दिखाई दे रही है। इसका परिणाम आगे की सियासत पर क्या होगा, क्योंकि जितना स्तर इसका गिरता जाएगा आगे उतनी ही ओछी राजनीति होती जाएगी। जो अभी हमारे मित्र कह रहे थे रीजनल पार्टियां आई हैं, रीजनल पार्टी कोई आई नहीं है। ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं इनसे जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब जनता रीजनल पार्टियों को चुनती है और जनता लाती है, पार्टियां स्वयं नहीं आती हैं। ये नहीं है कि कोई पार्टी स्वयंभू है। जनता का अदालत का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है। जब नेशनल पार्टियां अपने वादों पर और अपनी बातों पर खरी नहीं उतरती, और दूसरा जो सिक्के का दूसरा पहलू का राजनीति का अपराधीकरण हुआ, क्योंकि अपराधीकरण किसी एक पार्टी में नहीं है जी। आप किसी भी पार्टी में किसी एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, मैंने हर एक पार्टी को बोला है कि चाहे वो रीजनल पार्टी हो, लेकिन रीजनल पार्टी में आप देखेंगे तो इसकी संख्या बहुतायत में है। सदन की मर्यादा को तार तार करते हैं। कहाँ होती है पॉलिटिकल पार्टियां? पॉलिटिकल पार्टियों की मौन स्वीकृति होती है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर पॉलिटिकल पार्टियों की मौन स्वीकृति ना हो, एक बार अगर कठोर एक्शन ऐसे लोगों पर हो तो इस पर लगाम लग सकती है, रोका जा सकता है और भाषा की मर्यादा, सदन की मर्यादा कायम रह सकती है। जब भाषा की मर्यादा नहीं रहेगी, सदन की मर्यादा नहीं रहेगी, लोकतंत्र के लिए घातक है। बिल्कुल, लोकतंत्र के लिए अच्छा सिंबल नहीं है जी। और जिस तरीके से मैं तो ये कहूंगा सड़क छाप लोग